हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन डेली करंट अफेयर की 23 अक्टूबर की क्लास करने जा रहे हैं। और ये क्लास मैंने सुबह भी रिकॉर्ड की थी, बट कुछ इश्यूज की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से क्लास सेव नहीं हो पाई। ठीक है, तो अपन क्लास लेट कर रहे हैं अभी। तो अभी तो मैं काफ़ी लेट आया हूँ आज ऑफिस से, इस वजह से। ठीक है, तो आज अपन 23 अक्टूबर का करंट अफेयर करेंगे अच्छे से। और जो भी अपने 19 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक का जितना भी बैकलॉग पेंडिंग है, जो भी पेंडिंग वीडियोस है, वो भी अपने धीरे धीरे साथ में आपके पास मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, और साथ ही अपन एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर की नई सीरीज स्टार्ट करेंगे आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। ठीक है, जिसमें अपन जून से स्टार्ट करेंगे, 15 नवंबर तक चलेंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए जा रहे हैं, उनको ये चैनल शेयर कर दो। और जो चैनल पे पहली बार आया, प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और आज अपन करंट अफेयर करेंगे, फिर बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस करेंगे जो करंट वाले हैं, फिर लास्ट में अपन थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर करेंगे। तो डेली कुछ ना कुछ स्टैटिक पार्ट में लेके आऊंगा ताकि इससे आपको हेल्प हो। ठीक है, तो पूरा फोकस रहेगा, पूरा सेशन देखना। और सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज, और कमेंट करना क्लास कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट इज लॉन्च्ड बाय विच यूनिवर्सिटी विद ए फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ। तो क्लाइमेट इंस्टीट्यूट कौन सी यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है? तो ये किया अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? द इंस्टीट्यूट इज डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ताकि वो जो भी क्लाइमेट इश्यूज है उनको टैकल करने के लिए, फ्यूचर के लिए लीडर्स को रेडी कर पाए। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या चीजें न्यूज में रहेगी, उससे पहले अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है। ओके, प्रॉपर है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करें अहमदाबाद। अहमदाबाद न्यूज में क्यों था? क्योंकि अपन ने पढ़ा था इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या किया था? आईएसीसी बोलेंगे जिसको अपन शॉर्ट में, आईसीसी ने पहला, आईएसीसी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एमएसएमई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनोग्रेट किया। एमएसएमई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ किया है? ये किया है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, अहमदाबाद गुजरात के। क्लियर हो गई ये चीज। दूसरी, गति शक्ति विश्वविद्यालय न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी गति शक्ति विश्वविद्यालय ने अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ एमओयू किया था। क्यों किया था ये एमओयू? एमओयू किया था टू इंक्रीज द लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, इंक्रीज द लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, सारी चीज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, अभी किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? जो यंगेस्ट पर्सन है टू सबमिट ऑल 14 पीक्स अबू 8000 मीटर। जितने भी 14 पीक है उनको सबमिट कर लिया है जो 8000 मीटर से ऊपर। ये किसने किया है? ये काम किया है रीमा रिंजी शेरपा ने। ठीक है, और ये नेपाल के हैं। ठीक है, ये कब किया? ये अचीवमेंट उन्होंने कब हासिल की? आफ्टर ही रीच द समिट ऑफ माउंट शीशा पांगमा, जो है उसको अचीव करने के बाद, उसको सबमिट करने के बाद ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर। उसके अलावा अगर अपन बात करें, मिथुन चक्रवर्ती क्यों न्यूज में थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम आने के पूरे पूरे चांसेस जो मैं बता रहा हूँ। अभी 70th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड हुए हैं। ठीक है, उसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स ये किसको दिया है? ये दिया है मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा शरद कमल अचंता, ये कौन है? शरद कमल अचंता, ये टेनिस के प्लेयर है। ठीक है, इनको भी टेबल टेनिस के प्लेयर है, सॉरी टेनिस नहीं, टेबल टेनिस के प्लेयर है, टीटी के प्लेयर है। इनको भी फाउंडेशन एम्बेसडर बनाया है, फाउंडेशन एम्बेसडर बनाया है ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की फाउंडेशन का। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेस्टिजियस महात्मा अवार्ड 2024 was given to which company under the CSR excellence and social impact category? तो CSR excellence and social impact category के अंदर
महात्मा अवार्ड किसको दिया? ये दिया जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज को। ठीक है, महात्मा गांधी जी की अभी 2 अक्टूबर को 155वां बर्थडे मनाया गया, उसी दिन ये अवार्ड दिया गया उनको। ठीक है, सीएसआर की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा अभी रिसेंट की बात करें, इरेस्मस प्राइज, इरेस्मस प्राइज किसको दिया 2024 का? वो दिया अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष। ठीक है, इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर। इस कमेटी के हेड कौन है? वो है जस्टिस हिमा कोहली, हिमा कोहली। ठीक है, और जल्दी मैं आप लोगों के साथ आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए जीए की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए हरिकेन आया है अभी, एक हरिकेन आया है, उसका नाम क्या है? जो अटलांटिक ओशियन में हरिकेन आया है उसका नाम है हरिकेन मिल्टन। ठीक है, हरिकेन का नाम पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना है अपन को फिर भी कि ये कहाँ आया था। ये भी फ्लोरिडा में आया है। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं अपने पास बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 5, द मल्टीपर्पज वेसल यार्ड नंबर 18001 नेम्ड इंडियन नवल शिप समर्थक वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई विच कंपनी इन चेन्नई, तमिलनाडु। तो जो मल्टीपर्पज वेसल है जिसका नाम है यार्ड नंबर 18001 जो आईएनएस समर्थक, इसको कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? वो किया है एलएनटी ने, लार्सन एंड टुब्रो ने किया है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एलएनटी के साथ एमओयू किया था, कितने? 2 एमपीवी के लिए, मल्टीपर्पज वेसल के लिए। ठीक है, 25 मार्च 2022 में किया था, बट अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ की बात करें मल्टीपर्पज वेसल की, तो वो 106 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 16.8 मीटर वाइड है, और स्पीड कितनी है? 15 नॉट्स। ठीक है, इसका यूज किया जाएगा टू टो अदर वेसल, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। नाम याद रखो कि कौन सी कंपनी ने बनाया, कहाँ लॉन्च किया है, बस। ठीक है, और लेंथ वगैरह भी याद रखो, क्योंकि आईबीपीएस का थोड़ा सरफेरा हो गया आईबीपीएस अभी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है। ठीक है, इसने एक्सोन मोबिल के साथ एमओयू किया है, एक्सोन मोबिल के साथ एमओयू किया है, क्यों किया है? टू डेवलप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी, लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी। क्वेश्चन ये आएगा कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी कहाँ बन रही है? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, तो इसका आंसर होगा बेटाउन, टेक्सास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि एक्सोन मोबिल के साथ मिलकर कौन सी कंट्री की नेशनल ऑयल कंपनी मिलकर बना रही है? तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एक्सोन मोबिल के साथ मिलकर वर्ल्ड की लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी बना रही है बेटाउन, टेक्सास में। ठीक है, अब बात करें जीआरएससी न्यूज में क्यों था, क्योंकि जीआरएससी को अपन ने बहुत बार पढ़ाया, मैंने 840 करोड़ मिले किससे? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, एनसीपीओआर से मिले। क्यों मिले? टू बिल्ड ओशियन रिसर्च वेसल, ओशियन रिसर्च वेसल। सॉरी, कितना भी करूं मैं क्लास में कुछ ना कुछ इशू होता ही है यार, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2024 was released by which organization in collaboration with इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो किसने अभी रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू ये रिपोर्ट रिलीज की है आईएलओ के साथ मिलकर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने मिलकर किया है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका हेडक्वार्टर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या बताया? इस रिपोर्ट में यह बताया है कि 2023 में जो पावर जनरेट हुई है उसमें से फोटोवोल्टिक कैपेसिटी कितनी ऐड हुई है? 347 गीगावाट। ठीक है, 74% इंक्रीज है। ओके, इसके अलावा जो 347 गीगावाट है उसमें से चाइना ने सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट किया है, सबसे ज्यादा जो जनरेट की है चाइना ने की है 63%। ठीक है, और जो लार्जेस्ट एवर इंक्रीज हुआ है जॉब के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हुआ है 2023 के अंदर। ठीक है, ओके, और इसके अलावा आफ्टर सोलर फोटोवोल्टिक के बाद जो लिक्विड बायोफ्यूल है उसमें भी काफी जॉब जनरेट हुई है, 2.8 मिलियन जॉब जनरेट हुई। ठीक है, थोड़ा मुझे भी फ्लो बनने में टाइम लगेगा यार, एक दिन लगेगा, ज्यादा से ज्यादा एक दिन तो लगेगा ही लगेगा।
ठीक है, और अभी ऊपर से गोल्ड भी है साथ में, इस वजह से ये हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है आपको, रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू, ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज की है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और आईएलओ ने मिलकर रिलीज की। इस रिपोर्ट में ये बताया है कि फोटोवोल्टिक जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई है 2023 के अंदर 347 गीगावाट, उसमें से 216.9 गीगावाट किसने किया है जनरेट, वो किया है चाइना ने। और जो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट हुई है कौन से सेक्टर में हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर। ठीक है, आगे चले, यहाँ तक सारी चीज क्लियर अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ए बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वाज रिसेंटली साइन बाय विच कंपनी विथ नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेपाल। ठीक है, तो नेपाल में पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन ने बिजनेस टू बिजनेस जो एग्रीमेंट कौन सी कंपनी के साथ, तो वो किया है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए नेपाल के अंदर। तो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, टोटल 15 बिलियन रुपीज की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक 50 किलोमीटर की पेट्रोलियम पाइपलाइन भी बनाई जा रही है सिलीगुड़ी इंडिया से लेके चाराली जो जापान नेपाल के अंदर है वहां पे। ठीक है, उसके अलावा एक स्टोरेज कैपेसिटी भी बन रही है 91,900 किलोमीटर की, वो भी डेवलप की जाएगी लोथार में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस किस के बीच में MOU हुआ है बस। ओके, एक मिनट आप थोड़ा सा रुकना यार। यार बैंक में ट्रांसफर वगैरह बहुत होते हैं तो रिलीविंग वगैरह में भी बहुत वेट करना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ आज। बाकी मैं काफ़ी टाइम पहले आ जाता और 5, 5:30, 6 बजे तक अपलोड कर देता। ठीक है, इसके अलावा नेपाल न्यूज़ में क्या होता, क्योंकि अभी नेपाल के मिलेनियम चैलेंज अकाउंट ने मिलेनियम चैलेंज अकाउंट ने ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड के साथ एक MOU किया है। क्यों किया है, टू कंस्ट्रक्ट 18 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए, ठीक है। कितने अमाउंट का MOU किया है ये भी ध्यान रखना है अपन, $12.36 मिलियन का किया है। ठीक है, याद रहेगा। तो किसने किया है, मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल का है, उसने इंडिया के ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड के साथ MOU किया टू कंस्ट्रक्ट 18 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, हर क्लास के अंदर मैं कुछ ना कुछ स्टैटिक लेके आऊंगा, चाहे बैंकिंग अवेयरनेस का छोटा सा टॉपिक हो, ताकि आप लोगों की नॉलेज बढ़ती रहेगी और वो एग्जाम में हेल्प करेगा आपको डेफिनेटली। ठीक है, इसके अलावा बात करें अभी नेपाल जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन से नंबर का मेंबर बना है, तो वो बना है 101, 101वां मेंबर बना है। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। रिसेंटली विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू सपोर्ट अर्ली करियर रिसर्चर इन एडवांसिंग इंडिया साइंटिफिक एक्सेलेंस एंड इनोवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, और इस मंथ का मेरा टारगेट है 25 के सब्सक्राइबर, जो ऑलमोस्ट अचीव होने वाला ही है। वो मैंने ब्रेक ले लिया था ट्रेनिंग की वजह से। ठीक है, तो देखो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। ठीक है, दोनों इनिशिएटिव कौन से हैं, क्वेश्चन में पूछा है अर्ली करियर रिसर्चर के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो वो है प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, एक तो है PMECRG, प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट एंड द मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल MHA-EV। ठीक है, दोनों इनिशिएटिव याद हो गए। इस इनिशिएटिव का मोटिव क्या है, टू ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस इन इंडिया। कुल मिला के इंडिया में इंडस्ट्रियल भी ग्रोथ करनी है, इनोवेशन में ग्रोथ करनी है, फोस्टरिंग मतलब और उसको मजबूत करना है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं अपन। हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, और कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया था ब्रिज द गैप कैंपेन। होमवर्क के क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करें प्लीज। ठीक है,
ताकि मुझे लगेगा कि कितने लोगों की इंगेजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का जो विजन है उसी का पार्ट है, उसी के साथ ये अलाइन कर रहा है। विकसित भारत का जो इंडिया का टारगेट है वो कौन से ईयर तक, 2047। ठीक है, अब PMECRG क्यों लॉन्च किया है, ये सपोर्ट करेगा अर्ली करियर रिसर्च एंड इनहेंस इंडिया साइंटिफिक इनोवेशन एज इट इज डिजाइन विद ए फ्लेक्सिबल बजट टू फैसिलिटेट रिसर्च। तो मेनली रिसर्च पे फोकस कौन करेगा, PMECRG, प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट। ओके, दूसरा है महा ईवी मिशन। महा ईवी मिशन का गोल है टू डेवलप की इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट बने। ठीक है, ये मेन मोटिव है इसका। दोनों चीज अच्छे से क्लियर। अभी अपन ने बजट में भी पढ़ाया था, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, ये बजट में पढ़ा था। बजट में मैंने बताया था कि इसके लिए फाइनेंसिंग पूल कितना रखा है, कितने अमाउंट का रखा है। फाइनेंसिंग पूल रखा है 1,00,000 करोड़ का। ओके, प्लीज जो अभी IBPS PO के लिए बहुत सीरियस है, एक बार बजट देख लेना आप लोग वापस, अभी आपके पास, क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम है। जो स्टूडेंट अभी भी पढ़ता रहेगा ना, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो बजट कर लेना आप अच्छे से। गवर्नमेंट स्कीम जो मैंने करवाई है वो अच्छे से करके रख लो, ओलंपिक करके रख लो, और अभी मैं नई जो भी चीज़ें डालूंगा वो भी करते रहना। वो थोड़ी मैं डिले से अपलोड करूंगा क्योंकि अभी मेन टारगेट है मेरा, जो पेंडेंसी है वो खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। कौन सी CPSE को अभी रिसेंटली अपग्रेड किया है एज द 14th महारत्न CPSE बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो वो किया HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला है, 14th महारत्न कंपनी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन घुमा के क्या आ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सीधा आंसर दे देगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14th महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट इसको अप्रूवल देता है, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है, वही देता है ये स्टेटस। ठीक है, और 14th महारत्न कंपनी बन गई है। अब महारत्न कंपनी बनने के बाद क्या नए फीचर ऐड हो जाते हैं, तो देखो, द न्यू स्टेटस विल एनहेंस HAL's operational autonomy and financial powers as now. It can make investment up to 15% of its net worth in project and can invest maximum 5,000 crore in a foreign ventures without the approval of government of India. तो देखो, दो चीजें कह रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 15%, जो इसकी नेटवर्थ है उसका 15% तक किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना, और मैक्सिमम 5,000 करोड़ फॉरेन वेंचर में भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना, क्योंकि ये थोड़े बड़े भाई बन गए हैं। ये बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से क्यों पूछे, क्योंकि हम महारत्न कंपनी बनी। ठीक है, इसके अलावा क्राइटेरिया क्या है महारत्न कंपनी का, कि क्या क्या आपका क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया, जो भी कंपनी है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए विद रिक्वायर्ड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एज पर सेबी। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ जो आएगा एग्जाम में डेफिनेटली, मैंने बोला है बहुत बार, जितनी भी CPSE है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी रखनी है और कौन सी डेट तक, दोनों बताना। ठीक है, उसके अलावा इनको और क्या रखना है, जो इनका एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट है टैक्स एक्सीडिंग के बाद 5,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 साल में, और इनको मेंटेन करना है एवरेज नेट वर्थ 15,000 करोड़ फॉर द 3 ईयर, और या तो यह 3 और 4 में से एक कंडीशन है। ठीक है, या तो 15,000 करोड़ उनका एवरेज नेटवर्थ होनी चाहिए, या फिर एनुअल टर्नओवर है जो लास्ट 3 साल में वो 25,000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या क्या है, सिंपल सी क्राइटेरिया है, एक बार वापस बताता हूँ मैं। जो भी कंपनी है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये है कि जो कंपनी है उसका एनुअल जो नेट प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 3 साल में। दूसरी चीज, जो नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ होनी चाहिए, या तो नेटवर्थ 15,000 करोड़ या एनुअल टर्नओवर वो 25,000 करोड़ होना चाहिए। ओके, क्लियर है, बिल्कुल। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। कौन सा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, विथ रेस्पेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 16 अक्टूबर 2024। तो कौन सा पॉइंट ट्रू है, तो तीनों पॉइंट ट्रू है। वन बाय वन बताता हूँ क्या बोल रहा है। कैबिनेट ने अप्रूव किया 3% इंक्रीज होगा DNS अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड रियलनेस रिलीफ टू पेंशनर, पॉइंट ट्रू है। दूसरा पॉइंट है, वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2642 करोड़ हैज बीन अप्रूव्ड। तो 2642 करोड़ का जो वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय
मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अप्रूव कर दिया है। क्या अमाउंट का है? 2642 करोड़। ठीक है। और जो पीएम आशा स्कीम आई है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, अलग से स्कीम पढ़ाऊंगा मैं वापस ये। पीएम आशा टू प्रोवाइड फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर एंड मॉनिटर प्राइस फ्लक्चुएशन इन इसेंशियल कमोडिटीज फॉर कंज्यूमर्स हैज बीन अप्रूव्ड। ठीक है। जो भी फेयर प्राइसेस होगी फार्मर के लिए, और जो भी मॉनिटर करेगा, ये जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है इसेंशियल कमोडिटीज का, उस सबको भी मॉनिटर करेगा। तो पीएम आशा स्कीम उसके लिए है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो तीनों पॉइंट रू है, ए बी सी। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को आवाज आ रही होगी, सांस प्रॉपर से नहीं आ रही है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है। ओके, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी रिसेंटली अप्रूव्ड विच स्टेट टू एस्टेब्लिश ए न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज। तो कौन से स्टेट को भी अप्रूवल मिल गया है सीसीएस से, ताकि वहां पे वो सेटअप कर रहे हैं न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज। वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह पे? नागायालंका विलेज के अंदर। ठीक है। यहाँ पे डीआरडीओ जो है, और भी जो भी है वो यहाँ पे डीआरडीओ, इसरो वगैरह एंटी टैंक मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, उनकी टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नया मिसाइल टेस्टिंग रेंज कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है नागालैंका, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। उसके अलावा इंडिया ने क्या किया है, देखो इस टाइप के एग्रीमेंट को किस टाइप से याद रखना है, एरो मेथड का यूज करो। इंडिया ने यूएसए के साथ $4 बिलियन की डील की है। क्यों की है? टू एक्वायर 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स के लिए। ठीक है। कौन सी कंपनी से? जनरल एटॉमिक्स। याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बताया। ठीक है। उसके अलावा अपन देखें, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, ये कहाँ स्टार्ट हो रही है अभी? ये हो रही है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे भी इनोग्रेट की है। इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड है एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है। इसके लिए टोटल कितना नेटवर्थ है? 284.19 करोड़। ठीक है। उसके अलावा बात करें अभी दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो ठीक है पिकॉक सेंचुरी डिक्लेयर की है। क्या क्या नाम है, कौन कौन से स्टेट में? ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। आदि चुनचुनागिरी, ये है कर्नाटक के अंदर है। और देखो आईबीपीएस क्लर्क में जिसने भी मेरे से जीए पढ़ा था उसने आराम से 20 स्कोर किया होगा, क्योंकि मैंने जो सारी चीजें बताई थी जिसने स्ट्रिक्टली फॉलो किया होगा ना, उसका अच्छा स्कोर आया होगा डेफिनेटली। ठीक है। दूसरी चीज है चुल्ला नुआर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पिकॉक सेंचुरी डिक्लेयर किया है, तो ये केरला के अंदर है। ठीक है। जल्दी मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी वगैरह लेके आ रहा हूँ, उसको फॉलो करो, बिल्कुल उस पर स्टिक होके फॉलो करते रहो, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। कौन सी सेंचुरी को भी डिक्लेयर किया है 8th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है मध्य प्रदेश, तो वो है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 8वीं टाइगर रिजर्व बनी है, याद रखना है। आगे चले। A report named Poverty, Prosperity and Planet Report 2024 Pathways Out of the Poly Crisis revealed that India has 129 million citizens living in extreme poverty. तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी एंड प्लेनेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया में 129 मिलियन सिटीजन है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी का केस कब होता है? जब आदमी के पास पर डे 180 रुपए से भी कम रुपए है स्पेंड करने के लिए। तो क्लियर हो गया यहाँ से क्या रिपोर्ट के बारे में बोला जा रहा है। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किसने अभी एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है वॉर बुक लिखी है बॉब वुडकार्ड ने। ठीक है। द बुक वॉर इज अबाउट वॉर इन यूक्रेन, वॉर इन द मिडिल ईस्ट एंड द वॉर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंसी। 3 वॉर के बारे में बता रहा है। उसके अलावा कल्पना शंकर जी की भी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर empowering millions of women, empowering millions of women।
ये बुक किसने लिखी? कल्पना शंकर ने। साइंटिस्ट एम्पावर द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, ठीक है। उसके अलावा जेनी एर्पेनबेक, ये कौन है? इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2024 का। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2024 का। इसके लिए इनकी एक बुक है कई रोज के लिए, ठीक है। जेनी एर्पेनबेक जर्मनी से है, ठीक है। और इस बुक को ट्रांसलेट किसने किया था? ट्रांसलेट किया है हॉफमैन, मिशेल हॉफमैन, ठीक है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में 50,000 यूरोस मिलते हैं इनाम में, ठीक है। और ये जो प्राइस मिलता है 50,000 का मिलता है, वो 2005 में स्टार्ट किया। यहाँ तक क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ टेलेमानस वाज सेलिब्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो टेलेमानस को 2 साल हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसी दिन 2 साल कंप्लीट हुए हैं, उसी दिन लॉन्च किया था। टेलेमानस क्या है? 24/7 फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। आगे चले। अब बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर आते हैं अपन। तो देखो, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है बैंकिंग अवेयरनेस का? इंडिया सरपास्ड $700 billion इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू बिकम विच नंबर कंट्री टू डू सो इन द वर्ल्ड एज ऑफ द सितंबर 2024? तो इंडिया है ना, इंडिया ने सरपास कर लिया $700 billion फॉरेन एक्सचेंज। तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $700 billion को पार कर गया है। और ऐसा करने से इंडिया कौन से नंबर की कंट्री बन गई है वर्ल्ड के अंदर? तो 4th नंबर की कंट्री बन गई है, ठीक है। इससे पहले चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 27 सितंबर 2024 से कितना हो गया है? $704.885 billion, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ है? $12.59 billion इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बात करें आरबीआई न्यूज में क्यों था? क्योंकि आरबीआई ने अभी पेनल्टी लगाई थी। कौन से बैंक के ऊपर कितनी लगाई है? 2.68 करोड़ की पेनल्टी लगाई है यूको बैंक के ऊपर, ओके। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक बन गया है जो साइन कर रहा है, दैट साइन पार्टनरशिप साइन कर रहा है फॉर कार्बन अकाउंटिंग ऑफिशियल फाइनेंशियल, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, CAF को साइन करने वाला पहला बैंक कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कौन सा फंड अभी रिलीज किया है, लॉन्च किया रिसेंटली? टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने, टाटा EMC ने, टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज फ्रॉम द निफ्टी 500 इंडेक्स। जो भी सेलेक्टेड कंपनी है उसको उसको ट्रैक कर पाए किसके थ्रू? निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के थ्रू, ठीक है। तो वो की है टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड, ऑप्शन नंबर 3। बस नाम याद रखना है। उसके अलावा NAV की फुल फॉर्म याद रखना, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले, नेट असेट वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज ध्यान में मत रखना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखो। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इंडिया की पहली ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम क्या है? ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड, स्पेशल केयर गोल्ड, ठीक है। इसको लॉन्च कौन सी कंपनी ने किया है? वो किया है स्टार हेल्थ एंड अलाइड सर्विसेज, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। सर्विसेज मैंने बोल दिया, लाइक सर्विसेज, बट स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी है, उसने लॉन्च की स्पेशल केयर गोल्ड। ये क्या है? इंडिया की पहली इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो भी ब्रेल, ठीक है। ब्रेल के ब्रेल लिपि है जो उभरी हुई होती है, जिसको अपन टच करके, जो भी अंधे लोग हैं, ठीक है, जो भी डिसेबल पर्सन है, वो टच करके उसको फील करते हैं, उसमें लिखा होता है ब्रेल लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट है एडीबी ने अभी अप्रूव की है $42 मिलियन का लोन कौन से स्टेट के लिए? टू एनहेंस कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लोन के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, जिन्होंने मेरी क्लासेस सारी देखी है ना, 14 की 14, हर क्लास में से आपको दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे। IBPS क्लर्क के अंदर जो है आप जाके देख सकते हो, और जो लास्ट में 500 क्वेश्चन डाले थे उसमें तो वो मिक्स था, ठीक है। तो देखो 42 मिलियन का जो लोन दिया है कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन के लिए, एडीबी ने दिया है महाराष्ट्र को, ठीक है। महाराष्ट्र को और भी लोन दिए थे एडीबी ने, $500 मिलियन का भी दिया था। किसके लिए दिया था? फॉर टर्शरी केयर एंड, महाराष्ट्र के टर्शरी केयर के लिए, एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसके अलावा नागपुर मेट्रो के लिए कितना दिया? $200 मिलियन,
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कितना दिया, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी अभी क्लर्क में 200 मिलियन दिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा अपन बात करें और भी बहुत सारे हैं, सारे देखेंगे तो टाइम हो जाएगा, फिर चलते हैं इसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली को अभी अप्रूवल मिला है फ्रॉम द डीपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट टू सेटअप ए होली ओन सब्सिडरी टू अंडरटेक रिटेल एंड बिजनेस टू बिजनेस इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो कौन सी कंपनी अभी रिटेल और बिजनेस टू बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर अपनी सब्सिडरी ओपन करने के लिए उसको डीपम से अप्रूवल मिल गया। तो आपका क्वेश्चन ये है कि डीपम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो डीपम से अप्रूवल मिला है इरडा को, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, ये सब्सिडरी बनाई है इन्होंने। वो सब्सिडरी क्या करेगी, वो हैंडल करेगी जो भी रिटेल बिजनेस है जो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, जैसे पीएम मुफ्त बिजली, सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम, जो भी अदर बिजनेसेस है उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें जो लोन लिया जाता है अंडर वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वेज एंड मीन्स एडवांस, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है अपने राजकोषीय घाटा को बैलेंस करने के लिए आरबीआई से लोन लेता है, तो उसके लिए कितना अमाउंट अलोकेट किया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, 60,118 करोड़। ठीक है, सबसे ज्यादा यूपी को देंगे 6,519 करोड़ के आसपास। ठीक है, और इस ये जो लोन होता है ये 90 डेज के लिए होता है। 90 डेज तक इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेपो रेट होता है। 90 डेज के बाद रेपो रेट प्लस 2% इतना चार्ज लगता है। आगे चले लास्ट क्वेश्चन पे, द ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे फॉर 2021-22 रिपोर्ट वाज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे नाबार्ड ने लॉन्च किया है। ठीक है, नाबार्ड ने लॉन्च किया। नाबार्ड इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है नेफिस। नेफिस क्या है, नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे। ठीक है, और इस जो नेफिस है इसकी फाइंडिंग्स क्या है, नेफिस 2021-22 provides deep insight on how rural economic and financial indicator evolved। कि जो भी रूरल इकोनॉमी और जो रूरल के अंदर फाइनेंशियल इंडिकेटर है वो किस टाइप से 16-17 से लेके अभी तक इवोल्व हुए हैं उस बारे में बताया है। ठीक है, नाबार्ड ने जो नेफिस है कंडक्ट कराया था फॉर द एग्रीकल्चर ईयर जुलाई जून 16-17 के अंदर कंडक्ट कराया था और उसको रिलीज किया था अगस्त 2018। ठीक है, इस सर्वे को रिलीज कौन करवाता है, कंडक्ट कौन करवाता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड रिसर्च DEAR जो नाबार्ड के अंदर आता है वो करवाता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा स्टैटिक हेडक्वार्टर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यार, आप लोग देख रहे हो, और जीए के अंदर बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है। आप लोग सोचो कि आपको ऐसे 500 क्वेश्चन मिल जाए और आपके 25 मार्क्स आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जीए में एक एक नंबर मिलेगा। तो मेहनत करो यार, हार्डवर्क का कोई भी सब्सटीट्यूट लाइफ में, अगर आपने एक बार हार्डवर्क करना सीख लिया ना तो आप लाइफ में कहीं भी नहीं रुकोगे। ये एग्जाम हो, पूरी लाइफ आपकी सक्सेस हो जाएगी, तो वो हार्डवर्क के बेस पे। ठीक है, हेडक्वार्टर के ऊपर चलें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के हेडक्वार्टर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, सॉरी दुबई के अंदर है। ठीक है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी लॉजन स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड। इंटरनेशल बॉक्सिंग एसोसिएशन का भी लॉजन स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का है लॉजन स्विट्जरलैंड, और वर्ल्ड हेस्टिंग फेडरेशन का हेस्टिंग यूके। तो 5 ऑर्गेनाइजेशन का एक ही जगह है, इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, बॉक्सिंग एसोसिएशन, और इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन, इन सभी के हेडक्वार्टर लॉजन के अंदर है। और आईसीसी का कहाँ है, वो है दुबई के अंदर। और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन जो स्क्वैश की ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है, हेस्टिंग के अंदर, यूके में। ओके, प्लीज वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।